हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो आज अपन एनएलसी के एग्जाम रिव्यू के बारे में यहाँ पर वीडियो पे बात करेंगे कि किस तरीके का एनएलसी का एग्जाम रहा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा बिकॉज मैं एक दिन लेट यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। आपको यहाँ पर मेरी आवाज से थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, और फिर भी थोड़ा बहुत जब बॉडी पेन कम हुआ है अब, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग इतना अच्छा रेस्पॉन्स देते हो मेरी वीडियो को, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एग्जाम सेंटर पे मिलते हो तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स करते हो, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो थोड़ा भी जब बॉडी के अंदर जान होती है ना, तो मैं भी लग जाता हूँ आप लोगों के लिए। और अपन थोड़ा लेट सही लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आने वाला वीक है उसके अंदर भी एनएलसी का एग्जाम है, उसके बारे में भी आप लोगों को हेल्प हो सके। जो काफी सारी ब्रांचेस के एग्जाम है आने वाले वीक में भी। और अभी का एग्जाम कैसे हुआ था, काफी लोग कट ऑफ को लेकर परेशान है, अटेम्प्ट्स को लेकर परेशान है कि कितने अटेम्प्ट्स हमने किए वो सही थे या नहीं थे, ठीक है ना। पेपर का लेवल कैसा रहा ओवरऑल, मतलब एक होता है ना, काफी सारे कंफ्यूजन है। आप लोगों के यहाँ पर काफी सारे मेल्स भी आए हुए थे, मैसेजेस भी आए हुए थे एनएलसी एग्जाम से रिलेटेड कि मुझे जल्द से जल्द वीडियो बनाना चाहिए। तो आज अपन आए हैं एनएलसी एग्जाम की रिव्यू के लिए यहाँ पर, कि एनएलसी एग्जाम का किस तरीके का यहाँ पर पेपर सेट रहा है। तो अपन बात करते हैं एनएलसी एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो एनएलसी एग्जाम की अपन बात करते हैं कि पहले से जो एक हवा था कि यार कहां से क्वेश्चन पेपर सेट होना है, क्या आना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम एनएलसी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। इससे पहले जितने भी रिक्रूटमेंट एनएलसी ने किए हैं वो गेट के थ्रू किए हैं, गेट के स्कोर से किए थे। तो काफी सारे कंफ्यूजन थे कि थोड़ा वो जो डाउट था वो ये था कि शायद न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा देंगे, बट वो चीज तो क्लियर हो गई कि न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आया जैसे अदर पीएसयूज का था। मुझे लग रहा है कोल इंडिया से भी मतलब कंपेयर करने लायक नहीं था पेपर। मानता हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कुछ थे वो काफी कंसेप्चुअल थे, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत इजी था, ठीक है। जो काफी से लोग बता रहे हैं कि पेपर इजी था, 103 का मतलब होता है ना कि इतना तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही चाहिए, या 110 अटेम्प्ट किए किसी ने, ठीक है अच्छी बात है। अगर आप लोगों को आता है और थोड़ा बहुत आप रिस्क भी ले रहे हो तो वो आप अपने ऊपर ले रहे हो, आपको अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हो कि आप कहां पर लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। बट अपन ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टेक पोर्शन से। आपको पता है नॉन टेक के अंदर भी जिन्होंने मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था उनको एक थोड़ा शॉकिंग लगा होगा, जिन्होंने डीआई की प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं भी उन्हीं में से हूं, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं अपनी स्ट्रगल जर्नी शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं अपनी बड़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं बताऊंगा कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, मेरा पेपर ऐसा गया है, ठीक है। ऑनेस्ट टॉक करेंगे अपन, ठीक है। जो भी मेरा पेपर गया है या फिर जिस तरह की भी मेरे को लगा पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, डीआई में उतना सोच कर नहीं गया था। थोड़ा बहुत मैंने, अपन को ये था कि यार एप्टीट्यूड तो देखने लायक है नहीं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से डीआई के आएंगे 3-4 और बाकी अपने, ठीक है, नॉर्मल जो एप्टीट्यूड के अर्थमेटिक वगैरह के होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और इसके अलावा अपन को ये था कि भाई 10 जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश के आने। बट हुआ क्या, 10 एप्टीट्यूड क्या है, 10 रीजनिंग क्या है, 5 यहां पर जीके और 5 ही इंग्लिश क्या है, और 10 यहां पर अपने डीआई किया है। तो डीआई का जो लेवल था वो काफी अच्छा लेवल था। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहां पर बैंक लेवल की प्रैक्टिस की हो, उनको नहीं लगा हो, बट ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा लेवल, मतलब रादर देन कंपेयर टू अदर पोर्शन। जैसे कि आप अगर एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके और इंग्लिश की बात करें, उसके कंपेयर के अंदर यहाँ पर डीआई का लेवल अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा भी मैं नहीं कहूंगा, अगर थोड़ा टाइम मिलता तो शायद मैं सोल्व कर लेता, बट हाँ उतना टाइम मिल नहीं पाया उसके लिए। एक क्वेश्चन में मेरे को 2 से 2.5 मिनट लग रहे थे, है ना, थोड़ा 1-2 मिनट लग रहे थे क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट किए नहीं। जो पोर्शन मुझे थोड़ा सही लग रहा था उनको मैंने अटेम्प्ट किए। तो अगर अपन एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको 10 में से आपको पता है कि 7-8 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे एप्टीट्यूड के अंदर, आप इजीली इतने क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें रीजनिंग की यहाँ पर, तो रीजनिंग के अंदर आपको पता है कि इजी था। कोई एक आध क्वेश्चन यहाँ पर पजल का था, वो मुझे नहीं आया था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि अपन कर नहीं सकते थे उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो अच्छे से क्वेश्चन हो गए थे। और उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर जीके और इंग्लिश के, तो हाँ इतना नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। इंग्लिश थोड़ा सा इजी मेरे को लगा क्योंकि एरर स्पॉट के यहाँ पर अपन को करना था, जिसमें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी। और अगर अपन जीके पोर्शन की बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट था। 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा कोई टिपिकल चीजें नहीं पूछी थी, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, कुछ मतलब एक होता है ना कि प्लेसेस से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने पूछी हुई थी, जो कि अगर आप अपन थोड़ा बहुत भी अच्छे से थोड़ा स्टडी करते तो शायद हो सकता था कि अपन वो क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे सकते थे। और इसके अलावा बात करते हैं अपन डीआई पोर्शन की, अच्छा लेवल मेरे को डीआई का लगा। बैंक का लेवल था वो मुझे पता है, मतलब अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे। कोई 2-3 क्वेश्चन तो इजी थे बट
बट बाकी क्वेश्चन जो थे थोड़ा कैलकुलेटिव भी थे और थोड़ा पिक करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, टाइमिंग का इशू था। बाकी मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो 4 क्वेश्चन मैंने उसमें अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं नॉन टेक के अंदर 40 में से वो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 28, ठीक है। 28 मैंने आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए हैं और उसके अंदर जितना मेरे को आता था ना उतने ही मैंने अटेम्प्ट किए हैं नॉन टेक के अंदर। टेक्निकल में थोड़ा बहुत रिस्क मैं लेता हूं बिकॉज टेक्निकल के अंदर अपन इतने सालों से पढ़ रहे हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन जब भी आता है ना किसी एग्जाम के अंदर तो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। आपको पता है न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, न्यूमेरिकल्स अगर ज्यादा आते ना तो अपन को श्योरिटी हो जाती है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो अपन उसी तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। बट अगर अपन टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो टेक्निकल के अंदर आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन आए थे, टाइमिंग का कोई इशू नहीं था, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले टेक्निकल के ऊपर यहाँ पर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था, तो मैं 30 मतलब होता है ना 30 to 40 मिनट्स के अंदर मैंने टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था अपना पहली बार के अंदर। और फिर दूसरे राउंड के अंदर जो कुछ क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे कि अटेम्प्ट करने चाहिए वो मैंने अटेम्प्ट किए। तो टेक्निकल के अंदर मैंने यहाँ पर अराउंड 72 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे, 72 से 73। थोड़ा बहुत मेरे को लास्ट में होता है ना, लास्ट टाइम पे भी मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो उतना पता नहीं है और लास्ट वाली विंडो एग्जिट करते टाइम उतना मैंने देखा नहीं है। बट हाँ फिर भी ओवरऑल मैंने 80 में से इतना मुझे पता है 72 तक मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस। और जो 5-7-8 क्वेश्चंस थे वो कुछ डाउटेबल लग रहे थे इसलिए मैंने अटेम्प्ट किए नहीं ज्यादा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थी। आपको पता है ज्यादा कुछ अटेम्प्ट करने से इतना रिस्क हो जाता है कि अपन फिर मतलब ना ले तो ही बेटर होता है। तो जो अपने मतलब ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट रहे ना तो आपको पता है कि 72 to 75 आप मान सकते हो टेक्निकल में मेरा इतना मेरा अटेम्प्ट रहा होगा। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्टली फिगर मेरे को याद नहीं है, बट हाँ 72 से 75 के बीच में ही है। बट अगर देखें तो 100 प्लस मेरा अटेम्प्ट रहा है, इतना मुझे पता था। 103-2 जितना भी है मेरा इतना अटेम्प्ट रहा है। और मतलब ठीक है, लोगों के 90 भी अटेम्प्ट रहे हैं, 95 भी अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल था। फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूंगा सबसे पहले मैकेनिकल की कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैकेनिकल के अंदर उतना न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आया जैसे कोल इंडिया में भी आया था। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी अगर दे देते तो थोड़ा बहुत श्योरिटी रहती है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ। और कुछ बहुत अच्छे टॉपिक भी नहीं सेलेक्ट किए आपने, ऑनेस्टली मैं आपको मतलब दिल से बता रहा हूँ। आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, अगर आप पावर प्लांट को छोड़ दें या फिर थोड़ा मतलब होता है ना कि इन एक आध सब्जेक्ट को छोड़ दें तो आपको देखा होगा कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन उन्होंने किए हैं, टॉपिक्स जहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के रिलेटेड, जैसे कि गेट में, आईएएस में या अदर पीएसयूज एग्जाम में होते हैं, एसएससी जेईई एग्जाम में होते हैं। एक फिक्स पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट के अंदर जिनसे अपन को पता होता है कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। लेकिन उनमें से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ अलग ही टॉपिक्स में से उन्होंने क्वेश्चन दिए और कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। मतलब एक लग रहा था कि यार इस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको याद होगा तो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन था जिसमें 2 प्रेशर दिए हुए थे, एक वॉल्यूम दिया हुआ था, मतलब प्रेशर वहां पर वेरी कर रहा था और वर्क डन पूछ रहे थे, ठीक है। तो वहां कांस्टेंट वॉल्यूम था तो वहां पर वर्क डन 0 था, जबकि उसमें कोई न्यूमेरिकल करने लायक नहीं था। वो एक सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो काफी इजी न्यूमेरिकल्स थे। और अगर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था। मैं मॉडरेट बोलूंगा, थ्योरेटिकल कुछ पोर्शंस जो थे वो बहुत सही थे। 1 ईयर कैरी पर्स वाले हो गए, टरबाइन वाले, मतलब वो पावर प्लांट से रिलेटेड वाले जो पोर्शन हो गए वो अच्छा लेवल था, मतलब एक मॉडरेट लेवल था। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होता तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते उन क्वेश्चंस को, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके का यहाँ पर ओवरऑल पेपर रहा आपका। अब मतलब सारे पोर्शन उन्होंने कवर किया, आपको पता है। और जो लोग कह रहे थे कि आरके जैन में से क्वेश्चन नहीं आए या फिर खुरमी में से क्वेश्चन नहीं आए, जी हाँ, पहली बार पेपर एनएलसी अपना कंडक्ट करवा रहा था, कोई बिल्कुल हमें आइडिया नहीं था। बट हाँ फिर भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने खुरमी की हुई है, आरके जैन की हुई है। अगर आप इंडस्ट्रियल और या फिर पावर प्लांट के या फिर टॉम के कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल देखेंगे ना, ठीक है, एचएमटी के भी आप देखेंगे तो आपको आरके जैन और खुरमी में से 30% पेपर मिल जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको क्योंकि मुझे पता है कि 30% पेपर ही आया था उनमें से। बाकी ओवरऑल पेपर ऐसा था कि अगर आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़कर गए होंगे ना, जैसे कि नवीन यादव सर के शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, अगर आप वो भी पढ़कर गए होंगे ना तो ऑनेस्टली आपके अच्छा से पेपर आप अटेम्प्ट करके आ गए होंगे। बिकॉज पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं था। हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ टिपिकल थे, उनको आपको छोड़कर ही आना सही होता है, या फिर अगर आपको कोई 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप उनको अटेम्प्ट भी करके आ सकते थे। बट ओवरऑल कैसा रहा पेपर उसके बारे में बात करते हैं, इधर उधर घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। 120 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। और अब क्या रहने वाला है कट ऑफ,
तो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जैसे मैं अपना अटेम्प्ट मार रहा हूँ, जैसे मैंने वहां पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज वगैरह जाने, अगली बार मैं आपको वीडियो के थ्रू भी उनके रिव्यूज बताऊंगा। इस बार तो मैंने थोड़ा उनसे पर्सनली, मतलब होता है ना कि जो फ्रेंड सर्कल में मिल जाते हैं, उन लोगों से मैंने पूछा कैसा पेपर उनका रहा। उनके अटेम्प्ट्स भी 95 to 100 के बीच में रहे। मोस्टली स्टूडेंट के इतने अटेम्प्ट्स रहे थे ऑनेस्टली, जिन्होंने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया है और जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, तो उन्होंने हो सकता है 100 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं। और बहुत सारे महानुभव हमारे में होते हैं जो 110 से प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं। तो हो सकता है बहुत अच्छे लेवल की, या तो उनकी तैयारी है, दो ही चीजें हो सकती है उस लेवल पे, या तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है या फिर बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है ना। वही लोग बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। मिडिल जो बीच में चलने वाले लोग हैं, जो अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेपर उतना भी इजी नहीं था कि आप 110 अटेम्प्ट कर सको। तो क्या कट ऑफ रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है 85 तक कट ऑफ जाएगी जनरल की, क्योंकि 95 90 मैं इतना नहीं बोलूंगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थी और डीआई उतना इजी नहीं था। और टेक्निकल में भी 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे को अच्छे लगे क्वेश्चन। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था, और वो अच्छे क्वेश्चंस थे। और उनमें बच्चों के अटेम्प्ट इतने नहीं हुए होंगे, मतलब 70 तक अटेम्प्ट किए हैं टेक्निकल में। तो अगर अपन बात करें ऑनेस्टली तो 85 एक क्राइटेरिया मैं मान रहा हूं कि मैक्सिमम इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है, बिकॉज उतना इजी पेपर नहीं था। और आप लोग कितना मानते हो, देखो ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मैं लिख कर दे रहा हूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बस हाँ अपन अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कितना अपन को लग रहा है। 85 से 90 के बीच में आप मान लीजिए, लेकिन 90 तक जाएगा नहीं कट ऑफ, इतना ज्यादा नहीं जाएगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर। और पेपर का जो सेकंड पेपर था, लोग कह रहे हैं कि उसका लेवल थोड़ा सही था, मतलब फर्स्ट पेपर के मुकाबले। तो जो अगर अपन फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं तो उनको थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि अपन लोगों को ये रहेगा कि अपने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स शायद ना बढ़े, अपन को एक आइडियल पैरामीटर लिया जाए। और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, अगर उनके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, रो मार्क्स, जब आपको पता है कि रो मार्क्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, रेस्पॉन्स की जो रिलीज होगी एनएलसी ने, पहले ही अब इसके बारे में उन्होंने बता दिया था। और उसके बारे में आपको पता है, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा उसके साथ 2-3 पेज अटैच थे, अगर आप उनको केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको डिस्प्ले पे भी नजर आ रहा होगा कि 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक यहाँ पर आपके रेस्पॉन्स की रिलीज की जाएगी। आपको तब आपके रो मार्क्स पता लग जाएंगे, और उसके बाद जो वो नॉर्मलाइजेशन करके आपके रिजल्ट अपलोड करेंगे तब आपको एक्चुअल पता लग ही जाएगा कि क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं। पर रो मार्क्स आपको यहाँ पर 29 नवंबर से आपको पता लगने लग जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगता है क्वेश्चंस के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन सही था, मेरा इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो चीज अपन उसके बारे में अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल यही अपना पेपर रहा, ठीक है। ये डिफिकल्ट लेवल, मतलब मॉडरेट पेपर था, इजी पेपर भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। बट हाँ, कोल इंडिया के मुकाबले मेरे को पेपर थोड़ा इजी लगा। कोल इंडिया का पेपर अच्छा था, मतलब टेक्निकल भी उन्होंने थोड़ा सही पूछा हुआ था और नॉन टेक पोर्शन तो काफी अच्छा पूछा हुआ था, लेकिन उतना लेवल नहीं गया उनका। तो इसलिए यहाँ पर लोग बोल रहे हैं 90-95, लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पर क्या होता है ना, स्टूडेंट जहां नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहां अटेम्प्ट कम करके आता है। कोल इंडिया में आपके वो प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, तो वहां पर आप जब रिस्क लेते हो ना तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। बट यहाँ पर क्या है, आपको एक रहता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आप उतना अटेम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। तो 85 to 90 के बीच में कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, इतनी रहेगी, देख लेना आप, ज्यादा नहीं जाएगी। 90 प्लस जाने की कोई चांसेस नहीं है। आपको पता है कि 6 टाइम स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लेंगे, तो उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। और 85 to 90 अगर अपन को पता है कि अगर अपन फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाए तो 90 मार्क्स तक तो लेकर आने ही पड़ेंगे। 85 से 90 की भी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, ओबीसी के लिए 1-2 नंबर, ठीक है, SC/ST के लिए 5-7 नंबर कम कर लीजिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे इतना रहने वाला है, क्योंकि नेक टू नेक यहाँ पर कंपटीशन था, काफी टाइम मिला स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सॉरी, थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है, मतलब गला खराब हो रहा है, आपको पता है इसलिए शायद आवाज सही से नहीं आ पा रही है। अभी भी थोड़ा बॉडी पेन वापस से तेज हो गया है, तो टेबलेट वगैरह लेके वापस अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अपन को पता है अभी विजाग स्टील के बारे में अपन को वीडियोस बनानी है, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में विजाग स्टील के मेरे पास सारे पेपर की पीडीएफ पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और विजाग स्टील के बारे में आपको ऑनेस्टली अच्छे से बता सकूंगा कि पेपर कहां से आने वाला है। इतने सारा मैंने एनालिसिस उसका किया हुआ है, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, और उसके बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। रेस्पॉन्स की के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रेस्पॉन्स की जो आपकी है वो 29 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक यहाँ पर आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। वहां से आप अपने रो मार्क्स देख सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू रहा है आपने एनएलसी एग्जाम का। आपका एग्जाम कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी यहाँ पर कुछ आइडिया लगेगा। और आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है, आपका अगर पेपर अच्छा गया है तो आप लोगों को बता सकते हैं। बिकॉज देखो, ये अपनी स्ट्रगल स्टोरीज अपन सब लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं कोई यहाँ पर सुपीरियर नहीं हूं, आपको बताया, मैं आपका
आपका भाई हूं और आप लोगों को जैसा मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपनी स्ट्रगल जर्नी को अपन साथ में ही एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग भी जितना हो सके अपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और अपने मतलब होता है ना फ्रेंड्स को बताएं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक यहाँ पर आपको प्रीफर करनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो के अंदर यहां तक ही बात करते हैं कि मतलब एनएलसी एग्जाम के बारे में ही अपन को बात करनी थी। तो ओवरऑल मैंने आपको कट ऑफ एक आइडिया बता दिया है, इतनी कट ऑफ रह सकती है 85 to 90 के बीच में। ठीक है, और आगे आपको पता है 29 नवंबर को आपको पता लग ही जाएगा सबको, अपन को उस टाइम अपन एक वीडियो बनाएंगे जो भी ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्रिएट होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए।